बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 शुरू करना है और इस यूनिट को शुरू करने से पहले चंद एक बेसिक डेफिनेशन हैं जो आपको पता होना चाहिए। उनमें से सबसे पहली डेफिनेशन सेट की है मैंने यहाँ पर लिखी है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वर्ड सेट हमारी जिंदगी में बहुत जगह पर इस्तेमाल भी होता है, जैसे डिनर सेट, सोफा सेट। ये सारे सेट का मतलब बेसिकली क्या है, एक से ज्यादा चीजों की कलेक्शन। तो हमने लिखा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इतनी लाइन को हाईलाइट करता हूं। वेल डिफाइंड इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक सेट को डिफाइन करना चाह रहा हूं, जैसे मैं ये कह दूं जी सेट ऑफ फर्नीचर, तो मैं आपसे पूछूं क्या ट्रैक्टर इस सेट का मेंबर है या नहीं, तो हम आसानी से बता सकते हैं ट्रैक्टर सेट ऑफ फर्नीचर का मेंबर नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि किसी एक मेंबर का जिक्र करें और हम क्लियरली बता दें कि ये मेंबर किसी एक पर्टिकुलर सेट में जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सेट का मेंबर है या नहीं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड के बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट से मतलब यह है कि फिलहाल मैथमेटिक्स में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट अलाउड नहीं है। ये अलाउड होती है, कब होती है, ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां पर हम फर्दर चीजें पढ़ेंगे। हम एक टर्म यूज करेंगे टुपल, TUPLE टुपल, तो वहां पर रेपिटेशन भी अलाउ होती है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए एक सेट क्या है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है अगर किसी एक मेंबर का जिक्र करूं तो आप क्लियरली बता दें कि ये मेंबर उस सेट में होगा या नहीं होगा। जैसे हमने फर्नीचर सेट के साथ एक एग्जांपल भी ली। ठीक है जी, फर्दर है जी एक सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ही सेट की नोटेशन को चेंज करने का पढ़ना है। इसके एग्जांपल कुछ यूं है, जैसे किसी एक बात को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। जैसे मैं कहूं मैं मोहसिन हूं, मेरा नाम मोहसिन है, तो इस तरह हम एक बात को 2, 3, 4 तरह से बयान कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही। तो इस तरह सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम मैथमेटिक्स में 3 डिफरेंट वेज इस्तेमाल करते हैं। उन 3 डिफरेंट वेज में से पहले का नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी सेट को विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट बताएंगे। जैसे डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम किसी एक सेट को अगर सेंटेंस की फॉर्म में बता देंगे, वर्ड्स की फॉर्म में बता देंगे, तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल ली द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स को इकट्ठा कर दें तो एक सेट बन गया। फिर उसके बाद है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने उस सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स 4, 5, 7, 10 जितने भी, वो सारे के सारे लिखने। ठीक है, और उनको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करना है और हर एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज करनी है। तो हमने ये कहा बाय लिस्टिंग ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स इन आ ब्रैकेट। फर्दर हमने ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन सब को विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेट कर देंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल ली, उसी वाले सेट को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और हमने यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और तमाम एलिमेंट्स को हमने कॉमा लगाकर सेपरेट भी किया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई टेबुलर फॉर्म। थर्ड वन इज सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन में हम ये कहते हैं कि कोई एक सिंबल या कोई एक लेटर सेट के तमाम एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है x। अब ये x क्या कर रहा है, ये x इस सेट में आने वाले हर मेंबर को प्रेजेंट कर रहा है। इसके 2 हिस्से, ये है जी इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस वन इज नोन एज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बाद होती है उसकी रेंज। ये हिस्सा जो सेट का है ये बेसिकली रेंज है, या कंडीशन कह सकते हैं कि ये बताता है इस सेट में कौन कौन से मेंबर्स आ सकते हैं। तो हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, के ये जो x है, जो आने वाले मेंबर्स हैं, ये नेचुरल हैं और कहां से कहां तक हैं, 1 से शुरू होकर 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मुश्किल लगे तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लें। आपको पहले सेट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने ये कहा जब किसी सेट को वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर देते हैं, एक सेंटेंस बना के लिख देते हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स लिखने, वी विल लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड विल सेपरेट देम बाय कॉमा, और ये करने के बाद हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। फिर सेट बिल्डर नोटेशन में कहा, हमने कहा कोई एक सिंबल या लेटर इस्तेमाल करके हमने उस पूरे सेट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ सेट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का सेट।
अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, वो है n, कैपिटल N। और आपने ये याद रखना है, ये सेट स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस सेट का नाम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग डिफरेंट थिंग्स। अब यहां पर देखेंगे 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर इसे नेचुरल नंबर्स के सेट में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स, इनको हम प्रेजेंट करेंगे W के साथ। अगर 1 से शुरू हो रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, और अगर 0 से शुरू हो रहे हैं बच्चों तो ये हैं होल नंबर, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। होल नंबर्स के सेट में देखें यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इस होल नंबर्स के सेट में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दूं, ठीक है, नेगेटिव डिजिट्स आ जाए, तो इसका नाम है बच्चों इंटीजर्स। और इंटीजर्स के सेट को प्रेजेंट करने के लिए हम Z इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम ये कह रहे हैं इट इज 0, हमने कहा था नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाएगा +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो दीज आर इंटीजर्स। हम इसको एक और फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहां पर सेंटर में लिखा 0। 0 बेसिकली क्या है, एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर हैं और लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 1 फिर +2 फिर +3 अप टू सो ऑन, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स अप टू इंफिनिटी इसमें इंक्लूडेड है। और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, और सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स अप टू नेगेटिव इंफिनिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा। अब हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। इसको हम कैपिटल O से प्रेजेंट करेंगे। इसमें हम वो नंबर्स इंक्लूड करेंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर 3 कंसीडर करता हूं। अब मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूं, 2 1 2, बाकी क्या रह गया 1, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। वो नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो अभी फिलहाल हम ऑड इंटीजर्स का सेट लिख रहे हैं। इसमें होगा 1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स के बाद हमने लिखना है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। इसको हम E से प्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे 0 +-2 +-4 +-6। इवन इंटीजर्स के बारे में हमने ये कहा, वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। 2 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 पे डिवाइड होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, तो फिर ये क्या होंगे, इवन इंटीजर्स होंगे। और फिर यहां पर एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जेन में है। अगर मैं ये कहूं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं करने। तो मैं इसको सपोज जी ऊपर प्लस साइन लगा के शो कर देता हूं। अब बात ये आ गई कि 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। तो जब हम ये कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात की जाएगी तो उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इसी तरह लिखूं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसके ऊपर मैं सेट नेगेटिव लगा देता हूं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर हम लिखते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं करना। अगर मैं कब इंक्लूड करना है, अगर मैं ये कहूं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम इसमें 0 को इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 0 एक बाउंड्री है जिसके राइट साइड वाले सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं और लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर नेगेटिव है। तो जब हम कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो उसमें 1 2 3 सो ऑन। जब हम कहेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स तो उसमें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन।
और जब हम कहेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो उसमें हमने 0 को इंक्लूड करना है। इसमें आएंगे 0, 1, 2, 3 अप टू 4। उम्मीद है आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी याद आता तो कोई इतना खासा मसला नहीं। इसके बाद हमने पढ़ने प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आपने याद नहीं रखने, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर होते हैं। क्या होते हैं? 2 डिवाइजर होते हैं। डिवाइजर होने का मतलब है कि उनको 2 नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर सकते। अब वो कौन से 2 नंबर हैं? एक है 1 और दूसरा है इटसेल्फ। यानी अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट, मिसाल के तौर पर हमने 2 लिया, हमने चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब इसके हमने डिवाइजर ढूंढनी है, ठीक है। अब इसको कौन डिवाइड करता है? 1 तो तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है, ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। 1 2 को डिवाइड करता है। मैं अगर डिवाइड करूं 1 के साथ तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2, रिमाइंडर इज 0, तो इसका मतलब 1 2 का डिवाइजर है। अब बताओ 2 2 का डिवाइजर है? बिल्कुल है। तो 2 का डिवाइजर हो गया 2, 2 से 2 को डिवाइड कर दे, 2 1 2, तो बाकी 0। इसका मतलब 1 भी 2 को डिवाइड करता है, 2 भी 2 को डिवाइड करता है। और एक नंबर चेक कर लेते हैं 3, इसके भी 2 डिवाइजर। हम एक 4 की एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 4 को चेक करूं, 1 डिवाइड करता है, 4 ऑटोमेटिकली इटसेल्फ हो तो वो डिवाइड करेगा। क्या ये 4 2 से डिविजिबल है? 2 1 2, 2 2 4। तो इस 4 के बेसिकली कितने डिवाइजर आए? 1 आया, 2 आया, 4 आ गया। कितने हो गए टोटल? 3। हमने क्या कहा था? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 2 डिवाइजर होते हैं, 1 होता है और इटसेल्फ होता है। तो लिहाजा इसके तो 3 आ गए, तो फिर क्या ये प्राइम नंबर होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एग्जैक्टली ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा डिवाइजर हैं। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा हुआ बच्चों? 2। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का एक ही डिवाइजर है और वो इटसेल्फ है, ठीक है। हमने ये कहा प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर है, 1 और इटसेल्फ। उससे अगला नंबर 3, उससे अगला नंबर 5, उससे अगला नंबर सोचिए 7 अप टू 100, ठीक है। ये हो गए प्राइम नंबर्स। और वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर हैं, अगर हम उनको सेट की फॉर्म में लिखना चाहे तो वो बन जाते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने प्राइम नंबर्स का जिक्र कर लिया। प्राइम नंबर्स के बाद जो हमने नेक्स्ट याद रखने बच्चों को है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं, और डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। वो नंबर्स जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डेफिनेशन x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q, यानी वो नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल्स कहलाते हैं। वेयर p, q belongs to set of integers and q is not equal to 0, ठीक है। वो नंबर जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, p q सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो हो, वो रैशनल कहलाते हैं। अगर मैं इसी बात का नेगेटिव सेंटेंस बना दूं तो वो इरेशनल हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम q प्राइम यूज करेंगे, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाय q। बाकी सारा वैसे यहाँ पर लिखते हैं, तो ये बन जाएंगे इरेशनल नंबर्स। अगर मैं आपको रैशनल नंबर्स की एग्जांपल दूं तो हम लिख सकते हैं 2/5, 7/3, -9/5। तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। और अगर हम इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल लिखें तो मैं लिखूंगा √2/3। हालांकि ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये फिर भी रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं। हमने इंटीजर्स के सेट में क्या कहा? 0 +-1 +-2, इसमें कोई भी स्क्वायर रूट वाला मेंबर नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। हाँ, आपने याद भी रखना है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया कोई परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √49 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/3। अब ये 7/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखना आपने पॉइंट। सेट ऑफ रैशनल्स के बाद आते हैं जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जब मैं रैशनल्स और इररेशनल्स को कंबाइन कर देता हूं, यूनियन का मतलब क्या है? कंबाइन कर देना, तमाम रैशनल्स और तमाम इररेशनल्स को, तो एक नया सेट बनेगा जिसको हम रियल कहते हैं। अभी हम रियल नंबर्स तक रहते हैं। रियल नंबर से जो बड़ा सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, क्योंकि वो फिलहाल अभी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करते, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। हमने सेट की डेफिनेशन से शुरू किया, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ा, टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ा, सेट बिल्डर नोटेशन पढ़ी, फिर हमने कहा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 इंक्लूड कर दें तो, अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो इंटीजर्स। फिर हमने ऑड और इवन को सेपरेट किया। ऑड वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन वो जो 2 पे डिवाइड होते हैं।
फिर उसके बाद प्राइम नंबर जिनके दो डिवाइजर होते हैं, वन और इट सेल्फ, फिर रैशनल जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरैशनल जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और लास्ट है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिए हुए क्वेश्चंस को सेट बिल्डर नोटेशन में प्रेजेंट करने के लिए कहा गया। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो सेट्स बताए उनमें से किसी एक के साथ भी मैच नहीं हो रहा, तो हमने इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन है ये ढूंढने की कोशिश करनी है। फिर हमें सिर्फ उस रिलेशन को डिस्क्राइब करना है तो हमारा काम हो जाएगा। अब पहला नंबर देखें, पहला लिखा हुआ है 1, दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 9। हमने चेक करना है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। यानी अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आता है, आगे 16 है तो मैं चेक करूं 4 का स्क्वायर, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये 16 4 का स्क्वायर। इसी तरह चलते चलते अगर 25 को देखा जाए तो ये 5 का स्क्वायर है, 36 को देखा जाए तो ये 6 का स्क्वायर है। अब चेक करें 484 किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं, ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 484 स्क्वायर रूट 484, जब मैं स्क्वायर रूट 484 फाइंड आउट करता हूं यहां पर आंसर आ रहा है 22, यानी अगर मैं 22 को 22 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 484। ठीक है, तो हमने इन सब नंबर्स का, और 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, यानी हमने ये देखा इस सेट में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हमने यही कहा था किसी नंबर से, तो सेट बिल्डर नोटेशन में हमने ये कहा था कि पूरे सेट को किसी एक सिंबल या लेटर से प्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, पहले तो मैं इस सेट को ऐसे लिख देता हूं, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, अप टू सो ऑन चलते चलते 484। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने ये कहा x, अब ये जो x के बाद मैंने एक लाइन लगाई है ये बेसिकली एक सिंबल है और इसका मतलब है सच दैट। इस लाइन को क्या कहते हैं? सच दैट या वेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम x के बारे में बताएंगे क्या है x, सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब स्क्वायर में हमने ये बताना है कि ये n जो है ये कौन से वाले नंबर है, क्या ये n होल नंबर से बिलोंग करता है, क्या ये इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हमने ये देखा नहीं यार, इतना करने के बाद अब यहां पर गौर से देखें ये 1 2 3 4, हमने ये कहा था वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो इसका मतलब ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। और ये हमने कहा लिखने, इस n की जगह पे लिखने। अगर मैं इस n की जगह पे 1 लिखूंगा तो ये 1 का स्क्वायर आंसर 1 आता है। अगर मैं इस n की जगह पर ये वाला 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर आंसर 4, यानी वही वाले मेंबर्स जो सेट में मौजूद हैं वो बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो मैंने e जैसा कुछ साइन लिखा है इसका मतलब है बच्चों बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या हम लिख सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ। और ये n किसका मेंबर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। एंड अब इसके बाद हमने कंडीशन बतानी है, रेंज बतानी है कि ये जो स्मॉल n है जो कि कैपिटल N का मेंबर है यानी नेचुरल है, ये कहां से कहां तक है। देखिए कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? 22 तक जा रहा है स्मॉल n। तो हम n के बारे में बता रहे हैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब मैं यूं लिखूंगा n इज ग्रेटर देन तो इसके साइड पर हमने यहाँ पे फर्ज करें 1 लिखा हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे कि बड़े 1 से बड़े जितने नंबर्स होंगे, 1 इंक्लूडेड नहीं है। जब मैं इसके नीचे इक्वल साइन लगा दूंगा तो इसका मतलब 1 से बड़े जितने नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग 1 को भी शामिल करना है। इस तरह मैं लिखूंगा लेस देन, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो हम यहाँ पे लिख, इसका मतलब ये है n क्या है? 7 से छोटे नंबर है। ठीक है, अगर मैं इक्वल साइन लगा दूंगा तो हम 7 को भी इंक्लूड करेंगे और 7 से छोटे नंबर्स भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। क्या 1 शामिल है? जी बिल्कुल 1 हमें चाहिए। अब कहां तक जा रहे हैं? 22 तक जा रहे हैं। क्या 22 हमें रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 22। ये मैं रेस कर देता हूं, तो यहां पर हमने लिखा 22। ठीक है, तो ये हमने इस पहले सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया। अगर आपको एक समझ में आ गया है तो बाकी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब इस सेट में देखें, पहला नंबर है 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर 16, फिर 256। पहला नंबर है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और हम चलते चलते जा रहे हैं बच्चों 256 तक। अब गौर से देखें, पहले हम यहाँ पे ये सेट लिख रहे हैं जो दिया हुआ है, विच इज 2, 4, 8, कहां तक जा रहे हैं, 256 तक जा रहे हैं। ठीक है जी। अब मैंने यही वाले मेंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। हमने इनके दरमियान में कोई एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि डायरेक्ट तौर पर ना ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, फिर वो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स नहीं है, पहला 2 है फिर 4 है, गैप आ रहा है। तो हमें पहले इन नंबर्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसकी मदद से ये तमाम मेंबर्स बन जाए। तो पहला देखिए, अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो आंसर 2 आता है, ठीक है। और अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूं, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर 2 मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 दफा मल्टीप्लाई करना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब 8 को मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू दी पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ठीक है। फिर 2 रेज टू दी पावर 4 हमने 4 मरतबा जब मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। 256 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी 2 की कोई पावर बनती है। हम यहां पर इसके फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 2 1 ज़र 2 और ये 2 2 ज़र 4, 1 बच गया, 5 में से 4 निकल गए, 1 बच गया और वो 6 के साथ मिला तो 16, 2 8 ज़र 16। फर्दर 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, 64 का हाफ करेंगे तो 32, 32 का हाफ करेंगे तो 16, फर्दर हाफ करेंगे तो 8, फर्दर हाफ करेंगे तो 4, 4 का हाफ 2, फिर 2 1 ज़र 2। काउंट कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें यहां से ये पता चला जो 256 है वो 2 रेज टू दी पावर 8 है, यानी 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ सकता है, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, इसी की मदद से हमने यहां पर सेट लिखना है। अब यहां पर देखें, ये यहां पर बेस इन तमाम नंबर्स की सेम है, सिर्फ एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है ना, यानी 2 की पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है वो बार बार चेंज हो रहा है। उसकी जगह पर हम पहले 1 लाए फिर 2 लाए, कहां तक जा रहे हैं, 8 तक जा रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे x सच दैट, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। अब हमने n के बारे में बताना है, कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 फिर 3, कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो हमने कहा था वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो फिर हमने लिखा स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड। अब बताएं ये n कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो हमने लिखा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। यानी 1 इंक्लूडेड है, इधर से 8 भी इंक्लूडेड है, 1 से बड़े नंबर्स कहां तक, 8 तक, ठीक है। तो ये हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 3। अब गौर से देखें, हमने ये देखा 0 से शुरू हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब ये इंटीजर्स हैं और ये कहां तक है, -1000 से लेकर +1000 तक। मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में ये बताया था कि हम इसको 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन ऐसे लिखते हैं, या हम इसको अल्टरनेटिव वे में अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, 0 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको चाहे ऐसे ही रहने दें या मैं इसको अल्टरनेटिव लिख रहा हूं। हमने लिखा 0 फिर +1 फिर +2 फिर +3 अप टू कहां तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अप टू 1000, ठीक है। और यहां से ये ब्रैकेट बंद कर दें और फिर लेफ्ट साइड पर अगर देखा जाए -1 फिर -2 कहां तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं -1000 तक, ठीक है जी। अब गौर से देखें ये सारे इंटीजर हैं, हम इसको बड़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने लिखा जी x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स का मेंबर है। और फिर हमने इसकी रेंज बतानी है, कहां से शुरू हो रहा है, -1000 से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या -1000 को इंक्लूड करना है, जी बिल्कुल, तो इसलिए हमने इक्वल साइन भी लगा दिया, -1000 और लेस देन इक्वल टू +1000, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पहला नंबर है 6 फिर 12 फिर 18। अब गौर से देखा जाए
गौर से देखें ये 6 का टेबल लिखा हुआ है, तो 6 के टेबल का मतलब है मल्टीपल ऑफ 6। कहां से शुरू हो रहा है? 6 से। दूसरा मेंबर 12, तीसरा मेंबर 18, कहां तक जा रहे हैं? अप टू 120। यहां पर देखिए अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आता है, और अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आता है। अब हमने चेक करना है कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप इसको 6 से डिवाइड कर लें, 6 2 12, ठीक है ना, और साथ में 0 वैसे ही आ जाएगा। अब चेक भी करते हैं क्या 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से 120 आता है। 6 0 0, 6 2 12, ठीक है। अब गौर से देखें इन नंबर्स के बारे में, ये हमें बता रहे हैं कि ये कहां से आ रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं। 1 से शुरू हो रहे हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। 6 सबके साथ कांस्टेंट है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में नंबर आ रहा है सिर्फ वही चेंज हो रहा है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये क्या बन जाएगा? 6n बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल बी राइटिंग, पहले तो ये वाला सेट लिख दें, 6 12 18, कहां तक जा रहे हैं? 120 तक। और हम लिखेंगे x such that x is equal to 6n, ठीक है। अब ये n कहां से बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। n ये वाला मैं रेस कर लूं, एंड कहां से शुरू हो रहा था? 1 से शुरू हो रहा था। क्या 1 इंक्लूडेड है? जी बिल्कुल इंक्लूडेड है। और कहां तक जा रहे हैं? 20 तक जा रहे हैं, ठीक है। जब हम 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लास्ट वाला नंबर 120 है वो आंसर में आता है। तो ये हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लिया। देन पार्ट नंबर 5, अब यहां पर देखें ये पहला 100 है, फिर 100 में हमने 2 ऐड किया, पहला 100, ठीक है। फिर हमने जब 102 लाए थे तो 100 में हमने कितना ऐड किया था बच्चों? 2 ऐड किया, ठीक है। और जब 104 आने तो 100 में हम 2 इंटू 2 यानी 4 ऐड करेंगे, 2 2 4। हमने ये कहा था कि हमने कोई एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी, उसी रिलेशन को हमने इन द फॉर्म ऑफ सेट प्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? चलते चलते हम कहां तक जा रहे हैं? 10, 100 में कुछ ऐड करेंगे 2 का मल्टीपल तो आंसर आएगा 400। अब चेक करना है कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। 400 में से ये 100 तो माइनस करें ना, बाकी कितना रह गया? 300। अब 300 का हाफ करें, 300 का हाफ करें तो आंसर आता है 150। यानी 2 को अगर मैं 150 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 300 प्लस 100 किया तो ये 400 आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, हमने यहां पर कोई नंबर ढूंढना है कि क्या नंबर लिखें कि आंसर 400 आ जाएगा। तो बड़ा आसान सा था, 2 को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 300 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 400, सही है। नहीं तो हम इसको यूं कर सकते हैं 100 प्लस 2 इंटू, ये नंबर मालूम नहीं है तो मैं इसकी जगह पे x लिख देता हूं, और यहां पर आ गया 400। ये 100 इधर आकर माइनस हुआ तो 400 माइनस 100, तो बाकी रह गया बच्चों 300। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 बाय 2, तो आंसर आया 150। यहां हम ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें 150 लिखना चाहिए यहां पर। इसको हम लिख देते हैं 100 प्लस 2 टाइम्स 0। अब देखो कहां से शुरू हो रहा है, फिर इसके साथ मैंने लिखा 1, फिर इसके साथ 2, कहां तक जा रहे हैं? 150 तक जा रहे हैं। जो नंबर 0 से शुरू होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? क्या वो नेचुरल होते हैं? नहीं, वो होल नंबर्स होते हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 100, 102, 104, चलते चलते हम जा रहे हैं 400 तक। तो हमने लिखा x such that x is equal to 100 प्लस 2n, ठीक है। और ये n कहां से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। जब मैं इस n की जगह पर 0 पुट करता हूं तो पहला नंबर 100 आता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 100 में ऐड हुआ तो 100। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड कहां से शुरू हो रहे हैं? 0 से शुरू होके कहां तक जा रहे हैं? 150 तक जा रहे हैं। हम यहां पे लिखेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है। n is greater than equal to 0 and n is less than equal to 150। तो ये हमने पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। यहां पर देखिए हमें पहला नंबर दिया हुआ है 1, फिर 3, फिर 9। जैसे हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था नंबर्स 2 की पावर की मदद से आ रहे थे। पहला 2 था,
तो वो 2 की पावर 1 थी, दूसरा 4 था तो वो 2 की पावर 2 थी, जो तीसरा नंबर था वो 8 था तो वो 2 की पावर 3 थी। अब गौर से देखिए इस 1 के बाद जितने भी नंबर है ना, पहला 3, फिर 3 की पावर 2 यानी 9, फिर 3 की पावर 3 यानी 27। पहले को मैं ऐसे लिखता हूं, अभी जो दूसरा नंबर है वो है 9, फिर तीसरा नंबर है बच्चों 27, फिर 27 के बाद है 81, फिर आगे अप टू जोन, और कोई लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है, यानी इन्फिनिट तक ये नंबर जा रहे हैं। इसमें से मैं 1 मिस कर गया तो 1 लिखते हैं। अगर मैं 3 की पावर 1 लिखूंगा यानी 3 को एक बार लिखना है तो आंसर 3 आ गया, ठीक है, समझ में आता है। और अगर मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 9 आता है। 3 की पावर 3 का मतलब हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मतलब ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, और फिर 27 को फर्दर एक और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 भी आता है। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ ये पढ़ा था कि कभी किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ठीक है, जहां पर ये a नॉन जीरो है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से एक लॉ है कि अगर कभी किसी रियल नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 0 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 भी 1। अब गौर से देखें ये 3 सब की बेस है, सब में सेम है, तो इसलिए हमने ये 3 लिखा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ इसका एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पर हमने n लिख लिया। हम इस n की वैल्यू को चेंज करा देंगे 0 से अप टू सो ऑन, तो ये जो रिक्वायर्ड सेट होगा वो बन जाएगा। पहले हम ये सेट ऐसे लिख रहे हैं 1 3 9, कहां तक जा रहा है, अच्छा फिर अप टू सोन लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, चाहे आप 81 तक लिख लें चाहे 9 तक लिखकर अप टू सोन कर दें, इसका एक ही मतलब है। अब फर्दर हम ये कह रहे हैं x such that x is equal to 3 raised to the power n। अब ये n कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। 0 से शुरू होने वाले नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इन। यहाँ से रिकॉर्डिंग किसी वजह से बंद हो गई थी तो मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। हमने यहाँ तक बात कर ली थी x such that x is equal to 3 raised to the power n, और n कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो हमने कहा था जो 0 से शुरू होने वाले नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, और ये सेट अप टू इंफिनिटी है, तो हमें भी लास्ट लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया x is equal to 3 raised to the power n and n belongs to set of whole numbers, ठीक है। फिर इसका पार्ट नंबर 7। अब हमने पार्ट नंबर 7 को देखा, पहला 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 10, 20 और फिर 25, 50 और 100। यहाँ पर वो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, ना ये सारे नंबर 2 की पावर की मदद से आ सकते हैं और ना ही ये सारे नंबर 3 की पावर की मदद से आ सकते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, 100 को पहले 2 पे डिवाइड किया तो 50 आया, 50 का हाफ 25, फिर 5, फिर 1। तो हमें यहाँ से पता चला ये पहला 1, फिर ये 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 5, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, फिर 25 जब मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर 50 और लास्ट पे बच्चों 100। ये सारे 100 को डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने x such that x is a divisor of 100, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 10, 15, 100। अब जो पहला नंबर है वो 5 है, फिर दूसरा 10 है, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहला 5, फिर 10, फिर 15, कहां तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। तो अब हमने पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, 5 3 से 15, ठीक है। 100 लाने के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना हुआ। अब गौर से देखिए इन सब में 5 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने 5 लिख लिया, और ये नंबर 1 2 3 4 5 चेंज हो गए, तो इसकी जगह पर मैंने n लिखा, तो ये बन गया 5 है। अब हमने ये कहा ये 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू होने वाले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से, तो फिर इसलिए हमने लिखा है x such that x equal to 5n, ठीक है। और n कौन सा नंबर है बच्चों, यहाँ पे एक बार मिस होगी, n belongs to set of natural numbers। फिर आएगा n, ठीक है, फिर आएगा n is in between 1 and 20। मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, x such that x is equal to 5n और n belongs to set of natural numbers and n is in between 1 and 20। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।